वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। कई सारे सवाल तैयारी को लेकर हमारे मन में हर दिन उभरते हैं और जब हम यूपीएससी की तैयारी के बारे में प्लान करते हैं तो जो पहला सवाल हमारे मन में आता है वो ये है कि शुरुआत कैसे करें। और जब ये सवाल हमारे मन में आता है तो जो कई सारे फ्लोटिंग आंसर्स है ना, उन्हीं में से एक हम तक बड़ा ही स्विफ्टली और स्मूथली पहुंच जाता है। एक नाम जो हमारे दिमाग में बार बार आता है वो है एनसीईआरटी। कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही होगा क्योंकि इसके बिना आपके फंडामेंटल्स तैयार नहीं हो पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में अगर आपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ लिया है तो एनसीईआरटी में ऐसा कुछ खास होता नहीं है कि उसे पढ़ना ही पड़े। तो दो तरीके के थॉट्स आपके मन में आते हैं, एनसीईआरटी को पढ़ना है या फिर नहीं पढ़ना है। जवाब होता है हां, पढ़ना है, एनसीईआरटी को पढ़ना होगा। फिर अगला सवाल आता है आखिर क्यों? तो जवाब होता है क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। फिर अगला सवाल आता है कि सब पढ़ रहे हैं इसलिए क्यों पढ़ना है? सब कुएं में कूदेंगे तो क्या हम भी कुएं में कूदेंगे? हां जी, अगर हम नहीं कूदेंगे कुएं में तो कम से कम झांक कर देखेंगे जरूर कि सब कूद क्यों रहे हैं। आखिर ऐसा क्या खास है उस कुएं में? सब क्यों डुबकी लगा के आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस कुएं में कुछ खास है? कहने का मतलब यह है कि यह कंपटीशन है। कंपटीशन का सबसे फंडामेंटल रूल होता है आपको उतना पता होना ही चाहिए जितना सबको पता है। उसके बाद जो आप पढ़ेंगे वो आपको एज देगा। मतलब बेसिक सी बात है कि बेसिक तैयार करने के लिए एनसीईआरटीज को पढ़ना ही होगा। जब आप एनसीईआरटीज को पढ़ने का पूरा सिस्टम शुरू करते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी टॉपिक को लेकर वो बैलेंस हो जाती है। स्पेसिफिकली अगर आप किसी ऐसे बैकग्राउंड या डोमेन से बिलोंग करते हैं जहां पर आपकी जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट्स की वो बहुत अच्छी नहीं रही है। एग्जाम्पल मैं यहां पर ले सकता हूं, जैसे कि मान लीजिए आप नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से, यस आई कैन से कि सपोज करिए कि आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं जिसका ह्यूमैनिटीज से कोई नाता नहीं रहा। आप मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। आपकी जो मेजर पढ़ाई हुई है वो कॉमर्स से हुई है, या फिर आप मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, चलिए मान लेता हूं कि अगर आप लॉ बैकग्राउंड से आएंगे तो थोड़ा बहुत तो आपको बैकग्राउंड हो सकता है कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का हो, नॉट नेसेसरली आपको सारी जानकारी वहां से होगी। तो आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, इवन आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आपने ये जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो अपने +2 तक ही पढ़े थे, उसके बाद आपका इनसे नाता छूट चुका है। तो जब आप सीधे यूपीएससी में आते हैं तो आपको जंप करके स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके कई तरीके के नुकसान होते हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल तरीका है कि आप अपनी एनसीईआरटीज के साथ शुरुआत करें। जब हम एनसीईआरटीज के साथ शुरुआत करने की बात करते हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी में, तो सवालों की कड़ी में एक और सवाल हमारे मन में आता है, ओल्ड या फिर न्यू एनसीईआरटी। जब हम इस डिबेट में जाते हैं कि आखिर हमें कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी या फिर न्यू एनसीईआरटी। तो देखिए, इसका कोई यूनिफॉर्म आंसर नहीं है कि आपको ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। मैं इस सवाल के जवाब को इस तरीके से लूंगा कि आपका बैकग्राउंड किस बारे में रहा है। मतलब अगर आप सीबीएसई बैकग्राउंड से पढ़ के आए हैं या किसी भी आप ऐसे बोर्ड से पढ़कर आए हैं जहां पर आपको बैकग्राउंड में न्यू एनसीईआरटी पढ़ाई गई है, या बाय डिफॉल्ट आपको किसी ने बोला था कि एनसीईआरटी पढ़नी है और आपने उठा के न्यू एनसीईआरटी को ही पढ़ लिया है, तो आई विल आस्क यू टू गो फॉर द न्यू एनसीईआरटी। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटीज में एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने का ना भी सोचा हो तो यहां पर एक सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन में अगर मैं 4 तरीके की एनसीईआरटीज की यहां पर बात करूं, जैसे 4 सब्जेक्ट्स मैं प्राइमा फेसिया पिक करता हूं, जैसे एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, दूसरा है ज्योग्राफी, तीसरा है इकोनॉमी, चौथा है पॉलिटी। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। हिस्ट्री में अगर ओल्ड वर्सेस न्यू का डिबेट आए, ओल्ड वर्सेस न्यू का,
मैं कहूंगा आपको प्रेफरेंस ओल्ड को देनी है, ना कि न्यू को। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सिंपल सा डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर आपके बैकग्राउंड में आपने न्यू एनसीईआरटी अपने एकेडमिक्स में या किसी भी कारणवश पढ़ी हो तो आप न्यू पे जा सकते हैं। फिर जब हिस्ट्री की बात आती है तो एक नाम तमिलनाडु पब्लिकेशन का भी जुड़ता है, तो आप सप्लीमेंट करने के तौर पर जो 11th एंड 12th का तमिलनाडु बोर्ड पब्लिकेशन की किताबें हैं उसको सप्लीमेंट्री नॉलेज के तौर पर देख सकते हैं। बाकी अगर आपने एनसीईआरटी कभी नहीं पढ़ी तो ओल्ड एनसीईआरटी की ओर जाइए, अगर आपने बैकग्राउंड में एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप न्यू के लिए जाइए। लेकिन अगर आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी की बात करनी है तो एकदम रिकमेंडेड है कि आप न्यू एनसीईआरटी के लिए ही जाइए। तो जब न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी का मामला आता है तो आप ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए न्यू एनसीईआरटी का इस्तेमाल करिए। हिस्ट्री में ओल्ड वर्सेस न्यू में डिपेंड करता है कि आपने पहले क्या पढ़ा है। पहले अगर आपने न्यू पढ़ा है तो आप न्यू पे जाइए, अगर आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा तो आप ओल्ड पर जाइए। तो ये ओल्ड वर्सेस न्यू एनसीईआरटी का सिनेरियो शुरू होता है। जब आप इस सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन में आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि दो सब्जेक्ट्स हैं, एक है हिस्ट्री और दूसरा है ज्योग्राफी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन दोनों सब्जेक्ट्स में आप 6th to 12th एनसीईआरटी कवर करिए। लेकिन जब हम यहां पर बात करते हैं इकोनॉमी की, व्हेन वी टॉक अबाउट इकोनॉमी, तो आप केवल 9th to 12th में जाइए। 12th में भी दो होती हैं, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी। यहां पर आपको केवल मैक्रो ही पढ़नी है, आपको माइक्रो इकोनॉमी नहीं पढ़नी। और जब आप पॉलिटी पर जाते हैं तो आपको केवल 11th की एनसीईआरटी पर ही फोकस करना चाहिए। आप इसके साथ शुरुआत कर सकते हैं। बाकी 12th की एनसीईआरटी में थोड़ी थ्योरीज वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। आई विल से इट विल बी कंप्लीटली ऑन योर डिस्क्रिप्शन कि आप उसे पढ़ना चाहते हैं या फिर नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो एनसीईआरटीज के साथ आपका ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है, आप जब इसे आगे लेकर जाते हैं तो फिर आपको इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए कि एनसीईआरटीज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको जरूर से पढ़नी है, और एनसीईआरटीज में भी जो सेग्रीगेशन होना चाहिए उसमें ओल्ड न्यू का डिस्प्यूट क्या है और आपको किस सब्जेक्ट की किस एनसीईआरटी के साथ शुरुआत करनी चाहिए। एनसीईआरटीज को पढ़ने के तरीके की अगर मैं बात करूं तो आप एकदम सिंपल रीडिंग पर जाइए। यू मस्ट गो फॉर द सिंपल रीडिंग। और पहली रीडिंग में नोट्स बनाने का प्रयास मत करिए, बस पढ़िए। समझ आया तो सही, नहीं समझ आया तो सही, उसे पढ़िए। फर्स्ट उसे रीड आउट करिए। सेकंड रीडिंग में आप हाइलाइटर का इस्तेमाल करके इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करिए। इन दो रीडिंग्स को लगाइए, आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद आप अपनी स्टैंडर्ड क्लासेस के लिए आगे बढ़ जाइए। तो एनसीईआरटीज के इस प्रोसेस के साथ अगर आप चाहें तो अपनी प्रिपरेशन को एक किक स्टार्ट दे सकते हैं। आप किक स्टार्ट केवल एनसीईआरटीज के साथ अपनी प्रिपरेशन को नहीं दे सकते, बल्कि आप किक स्टार्ट दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ भी। अगर आप पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां पर आपके लिए मल्टीपल बैचेस अवेलेबल हैं। अगेन आपको आपकी प्रिपरेशन के बिल्कुल शुरुआत में एनसीईआरटी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। वी विल एक्सपेक्ट कि आप 15 से 20 दिनों का, 25 दिनों का वक्त लीजिए और उन लेक्चर्स को कवर करके अपने फाउंडेशन बिल्डिंग तैयार कर लीजिए। आपके पास दो चॉइसेस हैं, आप किताबें भी पढ़ सकते हैं या फिर अपने एक्सपर्ट फैकल्टीज से उन एनसीईआरटीज के लेक्चर्स को कवर करके अपनी फाउंडेशन बिल्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं और उसके जरिए आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको आपकी प्रिपरेशन को यहाँ पर आगे बढ़ाना है और शुरू करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सभी ऑफलाइन सेंटर्स पर आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं, चाहे वो मुखर्जी नगर हो, करोल बाग हो, लखनऊ हो, पटना हो या फिर प्रयागराज हो। जो भी अवेलेबल सेंटर्स अभी पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के पास हैं वहां पर बैचेस शुरू होने वाली हैं, और ये जो बैचेस स्टार्ट होने वाली हैं इनमें आपकी जो प्लानिंग होगी वो उसी हिसाब से होगी। टारगेट होगा 2026 और 26 के टारगेट के लिए हमारे पास होंगे हाल फिलहाल में 16 महीने। इन 16 महीनों को बहुत ही साइंटिफिकली स्ट्रक्चर किया जाएगा ताकि वो आपकी प्रिपरेशन को स्मूथ बना सकें। इन 16 महीनों में जो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर किया जाएगा उसमें सबसे पहले तो आपको बैचेस की जानकारी हो। करोल बाग में आपकी बैचेस 13 जनवरी से शुरू हो रही हैं, वहीं मुखर्जी नगर में 3 फरवरी से, लखनऊ में ये बैचेस 2 जनवरी से हैं, तो पटना में भी 2 जनवरी से, और प्रयागराज में ये बैचेस आपकी 3 फरवरी से हैं। तो ये हैं बैचेस के डेट्स। अगर आप इन टाइम ड्यूरेशंस में इन्हें शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास मौका होगा अर्ली स्टार्ट करने का। अर्ली स्टार्ट करने पर आपको कुछ फायदे भी मिल जाएंगे। वो फायदे जो आपको अर्ली स्टार्ट करने पर मिलेंगे वो क्या होंगे? बहुत ही सिंपल है कि आप
अपनी प्रिपरेशन को एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट के साथ किक स्टार्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही बेसिक अमाउंट के साथ आपकी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे शुरू हो जाती है और आप केवल एक रजिस्ट्रेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। जब रजिस्ट्रेशन के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो आपको इतना समझना होगा, ठीक है। तो आप अपनी इन बैचेस को लेने के लिए सबसे पहले तो बहुत ही सिंपल अमाउंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दैट विल बी 10,000 प्लस जीएसटी। इट सिंपली मींस 11,800 रुपीज। इसके साथ आप अपने कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आपको एनसीईआरटी की जो बैचेस हैं, कोर्सेज हैं, वो अवेलेबल हो जाएंगे। आप उनके साथ अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन अभी आप कर रहे हैं उसमें एक्सक्लूसिव आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाता है, जहां पर एनसीईआरटी फाउंडेशन बैचेस पर आप 25% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ये जो भी डिस्काउंट्स आपके लिए अवेलेबल हैं ये 25 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर के बीच में अवेलेबल हैं। तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को किक स्टार्ट देने के लिए एनसीईआरटीज के साथ और अपने पूरे फाउंडेशन बैच को कवर करने के लिए जो 2026 को टारगेट करेगा। बाकी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप अपनी इस प्रिपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। एनसीईआरटीज के बैकग्राउंड के साथ एडवांस कोर्सेज को प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़िए और 26 को टारगेट बनाते हुए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करिए विद PWONDIS। तो मिलेंगे किसी और सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।